मैं हूं डॉक्टर रश्मि बेबी केयर लाइव पर। आज हम डिस्कस करेंगे हेयर फॉल के बारे में। हम में से कईयों को लाइफ में कभी ना कभी हेयर फॉल की समस्या रही होगी। हेयर फॉल के अलग अलग कारण होते हैं और उनका ट्रीटमेंट भी अलग अलग होता है। बहुत सारे टाइप के हेयर फॉल आप घर पर खुद ही ट्रीट कर सकते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि हेयर फॉल के क्या कारण होते हैं और उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा घर पर और मेडिकेशन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं डॉक्टर रश्मि। ऐसे ही सारे हेल्थ अपडेट टाइमली पाने के लिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हर हफ्ते हम ऐसे ही हेल्थ से जुड़े हुए अच्छे टॉपिक्स डिस्कस करते हैं, तो हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए बेबी केयर लाइव। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हेयर फॉल होता है फीमेल्स में स्पेशली, आज जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ, उसके जो दो ब्रॉड टाइप हैं, जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण हैं, वो है टेलोजन एफ्लूवियम यानी कि स्ट्रेस रिलेटेड हेयर फॉल, और जो दूसरा है वो है फीमेल पैटर्न बाल्डनेस या फीमेल पैटर्न हेयर लॉस। दोनों के ही कारण अलग अलग हैं, दोनों को ही समझना जरूरी है ताकि हम सही प्रकार से उसका ट्रीटमेंट कर सके। तो जो एक नॉर्मल इंसान होता है उसके हर दिन करीबन 50 से 100 हेयर्स गिरते हैं, लेकिन वो क्योंकि अलग अलग टाइम पर गिरते हैं और वो उसमें से काफी छोटे भी होते हैं तो वो हमें नोटिस में नहीं आते। लेकिन जैसे ही किसी इंसान में सिग्निफिकेंट हेयर लॉस होने लगता है तो जब भी वो कॉम्ब करता है तो बालों का गुच्छा जैसे उसके हाथ में आ जाना या फिर सिंक में काफी सारे बालों का जमा हो जाना, ये सारे जो है सिग्नल्स हैं कि आपका हेयर फॉल सच में हो रहा है, सिग्निफिकेंट हेयर लॉस है। हेयर लॉस को हमने 3 ग्रेड में डिवाइड किया गया है। ग्रेड 1 जो होता है उसमें जो आपके सर के ऊपर के हिस्से के बाल हैं उनकी सिर्फ थिनिंग होती है, यानी कि वो जो बाल है वो पतले हो जाते हैं लेकिन आपका स्कैल्प नहीं दिखाई देता है। तो ये होता है ग्रेड 1 हेयर लॉस। जो ग्रेड 2 हेयर लॉस है उसमें आपके बाल पतले तो होते ही हैं लेकिन आपके स्कैल्प का काफी हिस्सा दिखाई देने लगता है। जब आप मांग डालते हैं तो आपकी मांग चौड़ी हो जाती है, इसे हम कहते हैं ग्रेड 2 हेयर लॉस। और ग्रेड 3 हेयर लॉस में काफी ज्यादा हेयर लॉस होता है, इतना हेयर लॉस हो जाता है कि वो एक बाल्डनेस जिसे कहते हैं गंजापन, उस तरीके से आपका सर दिखने लगता है। तो ये होता है ग्रेड 3 हेयर लॉस। देखा गया है कि करीब 12% वुमेन को, 12% महिलाओं को 25 साल से भी कम उम्र में हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है, और जब वो 40 साल की होती हैं तो ऐसा बढ़कर 25% लोगों को होता है, यानी कि 25% महिलाओं को 40 साल तक पहुंचते पहुंचते हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है। और जब वो 70 साल की हो जाती है तो ऐसा 40% महिलाओं में होता है। तो ये अगर आप फीमेल हैं तो भी आपके हेयर लॉस होने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं कारणों के बारे में कि ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहले जब मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, वो है टेलोजन एफ्लूवियम यानी कि स्ट्रेस रिलेटेड हेयर लॉस। एक नॉर्मल इंसान में करीबन 80 से 90% बाल जो होते हैं वो ग्रोइंग फेज में होते हैं, यानी कि बढ़ रहे होते हैं, जबकि 20 से 10% बाल रेस्टिंग फेज में होते हैं, यानी कि उनमें कोई ग्रोथ नहीं होता है और वो धीरे धीरे झड़ते रहते हैं और हमें पता नहीं चलता। ये एक नॉर्मल इंसान में होता है। टेलोजन एफ्लूवियम में क्या होता है कि 30% या उससे भी ज्यादा जो आपके बाल हैं वो रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं, यानी कि उनमें ग्रोथ बंद हो जाती है और वो धीरे धीरे करके झड़ जाते हैं। तो ऐसा होने के कारण जो है वो है, सबसे पहला कारण है स्ट्रेस। अगर आपको किसी भी प्रकार का स्ट्रेस है, चाहे वो मेंटल स्ट्रेस है, फिजिकल स्ट्रेस है, आपकी सर्जरी हुई है, आपकी हाल फिलहाल में प्रेगनेंसी हुई है, आप कोई बहुत गंभीर बीमारी से जूझे हैं, चाहे वो कोविड, पोस्ट कोविड में भी बहुत हेयर लॉस कॉमन है, या फिर आपको किसी भी प्रकार का गंभीर स्ट्रेस हुआ है, तो ऐसे में स्ट्रेस होने के 3 महीने बाद बाल झड़ना शुरू हो जाता है। उसे हम कहते हैं टेलोजन एफ्लूवियम। बाल कितने झड़ रहे हैं उसके लिए आप या आपके डॉक्टर पुल टेस्ट कर सकते हैं। पुल टेस्ट में क्या होता है, 50 से 60 बाल, लगभग 50 से 60 बाल, यानी करीबन इतना थिन स्ट्रैंड को आप पकड़कर या आपके डॉक्टर पकड़कर हल्का सा पुल करते हैं और फिर देखते हैं कि हाथ में कितने बाल आए। अगर आपके हाथ में 10% से ज्यादा बाल आ जाते हैं, यानी कि समझ लीजिए आपने 60 बाल पकड़े तो 6 बाल आ गए, 6 से ज्यादा बाल आ गए, तो मतलब आपको सिग्निफिकेंट हेयर लॉस है, आपको हेयर लॉस हो रहा है एंड दैट नीड्स अ ट्रीटमेंट। तो पुल टेस्ट से हम पता कर सकते हैं कि
कि आपको कितना सिग्निफिकेंट हेयर लॉस है और उसमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या नहीं है। दूसरा जो है वो है ट्राइकोस्कोपी, जिसमें कि आपके डॉक्टर आपके बाल का एक सैंपल लेते हैं और फिर उसे एक स्पेशलाइज्ड माइक्रोस्कोप में देखते हैं कि उस बाल में क्या प्रॉब्लम है, वो कौन सी ग्रोथ की फेस में है और क्या कारण की वजह से आपके बाल झड़ रहे हैं। इसके अलावा और भी कई सारे टेस्ट होते हैं जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि बाल झड़ने के क्या क्या कारण होते हैं। लेकिन जो एक मोस्ट कॉमन अगर हम बात करें तो वो जैसे कि मैंने बताया, स्ट्रेस, प्रेगनेंसी, सर्जरी या फिर किसी प्रकार की मेडिकेशन अगर आपको मिल रही है, कुछ मेडिकेशंस की वजह से भी बाल झड़ते हैं, तो ये जो सारे कारण होते हैं वो कॉमन कारण होते हैं टेलोजन इफ्लूवियम के। टेलोजन इफ्लूवियम में जो बाल झड़ते हैं, अगर आप वो ध्यान से नोटिस करेंगे तो उस बाल के जो एंड में है वो एक बल्ब दिखता है, मतलब एक गोला सा, एक वाइट सा बल्ब दिखता है। तो ये आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये टेलोजन इफ्लूवियम है। अब ये ठीक कैसे होगा? तो टेलोजन इफ्लूवियम की सबसे खास बात यह है कि इसमें घबराने वाली कोई ज़्यादा बात नहीं होती है। ये 6 से 8 महीने बाद अपने आप ही ठीक हो जाता है। जैसे ही आपका स्ट्रेस कम होता है, आप रिकवर करते हैं, तो अपने आप ही ठीक हो जाता है। वैसे ही पोस्टपार्टम, जब आप डिलीवरी के बाद जो आपके जो बाल झड़ना शुरू होते हैं, वो यूजुअली 6 से 8 महीने में नॉर्मलाइज हो जाते हैं और फिर कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर वो 6 से 8 महीने बाद भी गिर रहे हैं तो फिर ये एक गंभीर बात हो सकती है। अब हम बात करते हैं दूसरी टाइप ऑफ बाल्डनेस के बारे में, दूसरे टाइप ऑफ हेयर लॉस के बारे में। वो है फीमेल पैटर्न हेयर लॉस। फीमेल पैटर्न हेयर लॉस के जो कारण है वो पहले टेलोजन इफ्लूवियम से बहुत अलग होते हैं और इसको ट्रीट करना भी बहुत मुश्किल होता है। इसके जो कारण होते हैं वो एक होता है जेनेटिक, अगर आपकी मदर में या आपकी दादी में या नानी में किसी प्रकार की बाल्डनेस है तो आपको काफ़ी चांसेस है कि आपको भी बाल्डनेस हो और ऐसे बाल्डनेस को ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो। जो इसके दूसरे कारण है वो है पीसीओडी। पीसीओडी एक बहुत ही कॉमन बीमारी है महिलाओं में, इस वजह से भी होता है हेयर लॉस। तीसरे जो इसके कारण है वो है हमारा मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिसे हम कहते हैं, यानी कि अगर आप में मोटापा ज़्यादा है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, आपका बीपी बढ़ा है, तो आपके हेयर लॉस होने के भी चांसेस हो जाते हैं, फीमेल पैटर्न हेयर लॉस होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये जो सारे कारण हैं जो मैंने आपको डिस्कस किए, इसकी वजह से हेयर लॉस होता है। इन सभी के अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और जो मोस्ट इजीली ट्रीटेबल कॉज है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है आयरन और प्रोटीन की कमी। जो प्रोटीन होता है वो बिल्डिंग ब्लॉक होता है, यानी कि जैसे हम घर बनाते हैं तो घर ईंटों के बिना नहीं बन सकता, वैसे ही जो हमारे बाल होते हैं, जो हमारे नाखून होते हैं, वो हम सारे प्रोटीन से बने होते हैं। अगर आपको शरीर में प्रोटीन की कमी है तो ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है, बहुत ही ऑब्वियस बात है कि आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ेंगे। तो आयरन और प्रोटीन की कमी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है बालों के झड़ने का। तो मुझे उम्मीद है अभी तक आप समझ गए होंगे कि स्ट्रेस रिलेटेड हेयर लॉस के क्या कारण है और फीमेल पैटर्न हेयर लॉस के क्या कारण है। स्ट्रेस रिलेटेड हेयर लॉस को हम लोग बहुत इजीली ट्रीट कर सकते हैं, फीमेल पैटर्न हेयर लॉस को ट्रीट करना बहुत बहुत मुश्किल होता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि वो क्या होम रेमेडीज हैं जो हम घर पर कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको बताया, आपको अपनी डाइट में आयरन और प्रोटीन को इंक्रीज करना होगा। अगर आप वेज हैं तो आप दाल ले सकते हैं, सोया ले सकते हैं, और नॉन वेज है तो एग, फिश, ये सब ले सकते हैं, इसमें काफ़ी मात्रा में प्रोटीन होती है। उसके अलावा आप प्रोटीन बिस्किट्स जैसे कि थ्रेप्टिन प्रोटीन बिस्किट्स जो आते हैं, कई सारे ब्रांड्स के आते हैं, वो सारे ले सकते हैं, या प्रोटीन ड्रिंक्स ले सकते हैं अगर आपको सूट करता है तो। उसके अलावा जो है आप पालक ले सकते हैं, आयरन के लिए गुड़ ले सकते हैं। तो इसकी ये होने से भी बाल काफ़ी ज़्यादा गिरना कम हो जाएंगे। अगर आपके बालों में डैंड्रफ है तो डैंड्रफ की वजह से भी हेयर फॉल होता है, तो आप बहुत अच्छा एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ कीजिए। अगर बहुत ज़्यादा ही डैंड्रफ है तो आप अपने डॉक्टर से मिल सकते हैं, वो आपको अच्छा सूटेबल एंटी डैंड्रफ शैम्पू आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो है हेयर केयर।
हेयर केयर मतलब जब आपके बाल गीले हैं तो आप गीले बालों में कंघी ना करें, क्योंकि उससे बाल बहुत उलझते हैं और बहुत ज़्यादा टूटते हैं। जब भी आप कॉम्ब कर रहे होते हैं तो हेयर को सपोर्ट करके कॉम्ब करें। अगर आप खींचते हुए कॉम्ब करेंगे तो कई सारे बाल आपके निकल जाएंगे। सिमिलरली बहुत सारे लोग बालों को उल्टा करके टॉबिल करते हैं, जो कि एक गलत मेथड है। उससे भी बहुत ज़्यादा बाल टूटते हैं। जब आप पॉनी टेल बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइट पॉनी टेल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे ट्रैक्शन एलोपेशिया यानी कि जो बाल खींचते हैं उससे भी बाल काफ़ी ज़्यादा झड़ने लगते हैं। तो ये सारी बातों का भी आपको बहुत ध्यान रखना होता है। आप कम से कम केमिकल्स यूज़ कीजिए, ब्लो ड्राई, हॉट आयरन, ये सारी चीज़ों से बाल बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को भी आपको अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप बाहर जाते हैं, सन में जाते हैं, सूरज जो है वो स्किन को जितना नुकसान करता है वो बालों को भी उतना नुकसान करता है। और धूप में ज़्यादा रहने से बाल ग्रे भी जल्दी होते हैं, यानी बाल सफ़ेद भी जल्दी होते हैं। तो आप धूप में जाते हैं तो अपने बालों को कपड़ों से या किसी चीज़ से आप कवर करके जाइए या शेड में रहिए। इसके अलावा पोल्यूशन से भी बाल काफ़ी ज़्यादा झड़ते हैं, तो ये सारी चीज़ों को आप अवॉइड कीजिए। कॉफ़ी और स्मोकिंग से भी बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। स्मोकिंग, कॉफ़ी, अल्कोहल, ये चीज़ों को भी आप अवॉइड कीजिए। अब हम बात करते हैं कि हम क्या पैक्स लगा सकते हैं, होममेड पैक्स। तो जो सबसे अच्छा और सबसे सूटेबल होममेड पैक है वो है एग में आप ऑयल, चाहे कोकोनट ऑयल लगाएं, चाहे ऑलिव ऑयल मिक्स करके आप अपने बालों पर 25 मिनट के लिए छोड़ सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा होममेड पैक है। दूसरा जो है वो है कर्ड पैक। अगर आपको एग पसंद नहीं है तो जो कर्ड है, जो दही है, वो भी, उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो आप दही भी अपने बालों में लगाकर 20-25 मिनट के लिए छोड़ सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा पैक है जो बालों को अच्छे डीपली नरिश करता है और कंडीशन करता है। तो ये भी आप बहुत अच्छा पैक है, यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग मेथी के दानों को भिगा कर यूज़ करते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा होता है। कुछ लोग अनियन ऑयल यूज़ करते हैं क्योंकि उसमें सेलेनियम होता है, तो वो भी एक आप यूज़ कर सकते हैं। बट आई एम नॉट वेरी मच इम्प्रेस्ड विद द अनियन ऑयल ट्रीटमेंट। ओके, अगर हम मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो जो मोस्ट कॉमन जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो है मिनॉक्सिडिल। लेकिन किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट या अपने फिजिशियन से मिलकर ही शुरू करना होगा, क्योंकि हर ट्रीटमेंट का साइड इफेक्ट होता है। इसके अलावा कई सारे प्रकार के मेडिकल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। अगर घर में आपको होम रेमेडीज से आपके बाल ठीक नहीं हो रहे हैं, आपकी डाइट से आपके बाल ठीक नहीं हो रहे हैं, तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलिए। बाल भी हमारे शरीर का एक बहुत इंपॉर्टेंट अंग है। अगर हमारा पेट खराब होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन अगर हमारे बाल या स्किन में कुछ होता है तो हम अवॉइड करते हैं, जो कि एक बहुत ही खराब या केयरलेस एटीट्यूड है। आप ऐसा अपने साथ बिल्कुल भी ना करें। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने मिला होगा। ऐसे ही सारे हेल्थ अपडेट टाइमली पाने के लिए मुझसे जुड़े रहिए। मैं हूँ डॉक्टर रश्मि, बेबी केयर लाइव। थैंक यू।